जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की टेलीविजन्स पे आते रहते हैं और पाकिस्तान के बड़े अखबारों में लिखते रहते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आपके साथ मेरी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सलमान भाई। सलमान भाई, आपने कल परसों एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज है, और आपने ये कहा कि ये जो दहशत गर्दी है या जो इंतहा पसंदी के जो रुझानात हैं, ये हमारे बेसिकली कौमी सलामती या नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज है। ये क्यों हर 6 महीने बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद ये चैलेंज हमारे सामने दोबारा आ जाता है? हम पिछले 18 साल से 17 साल से हालत जंग में, हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल रहे? हमारा मेन मसला दहशत गर्दी है, काइनेटिक ऑपरेशन करने हैं, या कि आप समझते हैं कि इंतहा पसंदी और ये डी रेडिकलाइजेशन है? देखिए, बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, पहले तो आपका, क्योंकि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, मैं आपके साथ हूं और पहला प्रोग्राम है मेरा आपके साथ। जी। देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त 4 बड़े इश्यूज हैं। अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे ना एक्सट्रीमिज्म के साथ, तो आपको समझ आ जाएगा। पहला कनेक्ट हमारा इस वक्त इशू है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक बात। दूसरा हमारा बड़ा इशू है पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और तीसरा हमारा बड़ा इशू है पाकिस्तान का सिक्योरिटी का ओवरऑल पैराडाइम। और चौथा कॉन्टेक्स्ट है हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं इस वक्त जो पाकिस्तान का क्राइसिस है उसको महज एक अपना दहशतगर्दी का मसला नहीं समझता, ना मैं इसको एक सियासी मसला समझता हूं, और ना मैं इसको सिर्फ एक माशी मसला समझता हूं। मैं इसको पूरा एक स्टेट क्राइसिस के तौर पर डील कर रहा हूं। और मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सीरियस स्टेट क्राइसिस का शिकार है। उसकी वजह यह है, जब मैं कहता हूं ना कि स्टेट क्राइसिस है, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो सिविलियन और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान डेफिसिट्स हो गया, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी हर दफा उभर के इसलिए सामने आ जाती है कि हमारी अप्रोच जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है। यानी कोई वाकयात हो जाए तो हम फौरी तौर पर एक्सीडेंटली सामने आ जाते हैं, और जब वाकयात ठंडे हो जाते हैं तो हम इन चीजों को देख नहीं पाते, एक बात। दूसरा बड़ा मुगालता यह है कि हम समझते हैं कि इसका मसले का हल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। यानी आपकी सिक्योरिटी के इदारे, आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी फौज, आपकी पुलिस, ये जब एक्शन करेंगे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये दहशतगर्दी उस सूरत में खत्म हो सकती थी अगर कोई बाहर से कोई दुश्मन हो। जब आपके अपने अंदर दुश्मन हो तो इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर कुछ क्राइसिस है, और वो एक रिलीजियस किस्म की डिवीजन मौजूद है। अच्छा, उसका नतीजा ये मिल रहा है कि वो जो हमने कहा था ना, नेशनल इलेक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, यानी वो था कि हमने एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। यानी एक तरफ से हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस करेंगे और दूसरी तरफ से हम लोगों की एजुकेशन करेंगे फिक्री बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, समाजी बुनियादों पर और दीनी बुनियादों पर, कि वो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें जो पीस का नैरेटिव हो, जो तनाजात से निकलने का नैरेटिव हो, जो कॉन्फ्लिक्ट में हमें लेके उलझने की बजाय लोगों के अंदर डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक हार्मोनी डेवलप करें। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये 20 नुकात हैं नेशनल इलेक्शन प्लान के, 2014 में आए थे। इसके 6 नुकात ऐसे हैं कमर चीमा साहब जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े एक्शन लिए गए हैं, और फौज ने उसमें बड़ी कामयाबियां, सिक्योरिटी इदारों ने की हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। लेकिन जो 14 पॉइंट्स थे जिनका ताल्लुक हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ था, जिसमें मदरसों की रिफॉर्म्स होनी थी, जिसमें आपके एजुकेशनल रिफॉर्म्स होनी थी, जिसमें आपने नेक्टा जैसे सिक्योरिटी इदारों को स्ट्रेंथन करना था, जिसमें आपने इकोनॉमिक चीजों को डील करना था, जिसमें आपने पॉलिटिकल चीजों को डील करना था, और जिसमें आपने मीडिया को डील करना था, सोशल मीडिया को डील करना था, वहां पे हमने वो परफॉर्म नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। और उसमें हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो या आज की हुकूमत हो, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं है। मैं उसकी मिसाल बता देता हूं। ये 2014 में कहा गया था कि फेडरल लेवल पे एपिक्स कमेटी को लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल लेवल पे चीफ मिनिस्टर, और ये हर महीने बाकायदगी से इजलास होगा जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बैठ के चीजों को रिव्यू करेगी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तो ये एपिक्स कमेटियों का इजलास ही नहीं बुलाते, क्योंकि उससे लगता है कि जी उसमें डोमिनेशन जो है ना वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की हो जाती है। और फिर अब ये जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ है उसमें कहा गया कि जी दोबारा हम एपिक्स कमेटियों को फाल कर रहे हैं। भाई, ये दोबारा क्यों फाल हो रही है, पहले क्यों नहीं फाल हो सकी? एक सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, हम इतने ज्यादा उलझ गए हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जिसका फायदा जो है वो हमारे टेररिस्ट फोर्सेस जो है उन्होंने उठाया है, और जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया था उसका फायदा भी उठाया। अब मैं आपको बताता हूं, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब ने पेश की थी। उसमें पहली दफा 3 बातों पर बड़ी तवज्जो दी गई जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। पहला ये कहा गया कि हम एक रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे, और लफ्ज इस्तेमाल हुआ इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी। अच्छा, दूसरा ये हुआ, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया गया कि हमें डोमेस्टिक मैटर्स को डील करना है, पहले अपने ग्रे एरिया ठीक करने हैं, तब जाके हम चीजों को डील कर सकेंगे। और तीसरा ये कहा गया कि हमें रीजनल कॉपरेशन के तहत बाशमूल इंडिया उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। और फिर चौथा इसमें एक पॉइंट आया था कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ये जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, इसको इंप्रूव करना है। अब आप वो देखिए 2000 ये जो पिछली डॉक्टर मोहित की जब आई थी सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाई गई थी, उसके बाद पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गया, तो सारी की सारी तवज्जो का मरकज जो है वो पॉलिटिक्स हो गई। जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज थे वो पीछे चले गए, जो आपने भारत के साथ कॉपरेशन बनानी थी वो पीछे रह गई, जो आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में काम करने थे वो नहीं हो सके। तो इसलिए जो गैप हमने खुद छोड़ा है अपनी हरकतों की वजह से, उसका फायदा उनको दोबारा अपने आप को रीगेन करने का मौका मिला, जो हमारे यहाँ टीटीपी टाइप लोग हैं। एक बात। दूसरा, हमारे यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग ये है कि कहते हैं कि जी टीटीपी के साथ डंडे के जोर पर बात की जाए, कुछ लोग कहते हैं जी उनके साथ डायलॉग किया जाए। अब ये जो कल इमरान खान साहब ने कहा है ना कि तमाम जमातों का मुत्तफिका फैसला था कि टीटीपी से मुज़ाकरात किए जाए, उसका नतीजा वो नहीं निकला जो हम निकालना चाहते हैं अभी तक। तो एक कंफ्यूजन है स्टेट के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली ये जो रिजीम चेंज के नाम पर जो तब्दीली आई है, इसने भी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्लैशेस पैदा कर दिए हैं। सिविल मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में, हुकूमत अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, हमारा पूरा मीडिया, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, इस वक्त डिवाइड हो चुका है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, एंटी इमरान खान या प्रो इमरान खान। उसका भी नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई फैक्टर हैं जो हमें कई काम करने थे टेररिज्म को डील करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, टेररिज्म बाद में आती है चीमा साहब, पहले एक्सट्रीमिज्म आती है। आप एक्सट्रीमिज्म के नतीजे में टेररिज्म पैदा होती है। तो वो जो एक्सट्रीमिज्म पैदा होने वाले मामलात हैं, उसमें हमने कोताही की है। कभी हम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करते हैं, कभी उनके साथ गुफ्तो शनीद करते हैं, कभी मफाहमत करते हैं, कभी हम टीएलपी के साथ जो है वो अपनी मामलात को डील करते हैं। तो एक कंफ्यूजन है हमारी स्टेट क्राफ्ट के अंदर। अगरचे हमने नेशनल एक्शन प्लान भी बना लिया और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी ले आए, लेकिन जो है ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, उसके बारे में मुझे लगता है कि हमारी स्टेट के अंदर अभी कंफ्यूजन बाकी है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कंफ्यूजन बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, हमारा जो स्टेट डिस्कोर्स है उसमें वो कंफ्यूजन बाकी है और नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ हम सुनते हैं कि उलमा भी फतवे देते रहते हैं। अभी मैं देख रहा था पेशावर में कोई 16 उलमा ने फतवा दिए। उससे पहले एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से, अगर आपको याद हो कि जी बिल्कुल याद है, 100 उलमा ने, उस वक्त आई थिंक PMLN की गवर्नमेंट थी, 18 तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने दिया। ये पाकिस्तान के जो उलमा हैं, ये क्यों कहा तो जाता है कि ज़्यादातर ये जो दहशतगर्द हैं वन वे और दी अदर इन्हीं मदरसों से दाएं बाएं से निकले हुए हैं। तो ये इन्होंने अपनी, वो कहते हैं हमने अपनी आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन भी बंद कर दी है। तो ये क्यों प्रेशर नहीं डालते, या क्यों आप समझते हैं कि इनका जो ये जो फतवे हैं इसको क्यों दहशतगर्द सीरियस नहीं लेते कि हमारे ये साथीज़ा अब हमें कह रहे हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो इन फतवों को आप कैसे देखते हैं, या कि आप समझते हैं ये भी स्टेट मैनेज्ड फतवे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मामला दुआओं से और फतवों से हल हो सकता तो फिर ये मसला तो काफी हल हो जाना चाहिए था। एक बात तो ये है, देखिए फतवा देना उसकी अपनी रेलिवेंसी है, उसकी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इस तरह से सोचते हैं, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म किसने करना है, इसको ट्रांसलेट किसने करना है, इसको नेशनल नैरेटिव के साथ किसने जोड़ना है, उसमें भी तो उलमा कराम का कोई रोल बनता है ना जी। हमारी मजहबी जमातें जो है वो सियासत के लिए अपने अपने काम खेलती हैं और मजहब को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। पहली बात तो यह है कि वो सारा का सारा मलबा मजहबी जमातें उठा के डाल देती हैं बाहर की कुव्वतों के ऊपर और कहती हैं दहशतगर्दी सारी वहां से होती है। अपने इंटरनल खामियां जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मदारिस के अंदर रिफॉर्म्स की बात की जाए तो ये खड़े हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि डंडे के जोर पे मैं रिफॉर्म्स नहीं होने दूंगा, कोई दूसरा खड़ा हो जाता है, कोई तीसरा खड़ा हो जाता है।
तो जो इसी वजह से नेशनल एक्शन प्लान में जो मदारिस की रिफॉर्म्स होनी थी उस पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि ये आपने पैगाम पाकिस्तान की बात की ना जी, मैं मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटियों में, पब्लिक यूनिवर्सिटियों में पैगाम पाकिस्तान के ऊपर एक मुकर्रर के तौर पे शरीक होता रहा हूँ। मेरे साथ खुर्शीद नदीम साहब भी होते थे और बहुत से लोग होते थे। अच्छा, अब मसला ये है, वो पैगाम पाकिस्तान का बड़ा शानदार डॉक्यूमेंट है, 1800 उलमाए कराम ने उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, लेकिन सवाल यह कि अगर आप जाके लोगों से पूछे कि पैगाम पाकिस्तान क्या है तो किसी को नहीं पता। आप उलमाए कराम से पूछें, उसको नहीं पता। बासवा ये कि जी फिरका वारियत के हवाले से एक पैगाम पाकिस्तान है, लेकिन उसके खदोखाल क्या है, क्या नुकात हैं, सियासी जमातों ने इसमें क्या करना था, मजहबी जमातों ने क्या करना था, स्टेट ने क्या करना था, गवर्नमेंट ने किस तरह से लीड करना था, उसके बारे में फिल इन दी ब्लैंक्स है, खाली जगहें, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब ये जो हालिया फतवा आया है जिसकी अभी आपने जिक्र किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो इस बात की हमेशा से हामी है कि रियासत ही डिक्लेयर कर सकती है जहाद को, इनफरादी सतह पे तो जहाद डिक्लेयर नहीं हो सकता ना कोई जमात डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो आपका नैरेटिव क्यों तस्लीम करें, क्योंकि अब उनके ताने बाने जो है ना कमर साहब, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, उनके ताने बाने हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ताने बाने अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ताने बाने बाहर की कुव्वतों के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो बेचारे मामूली किस्म के मौलवी होते थे टीटीपी के अंदर, अब माशाल्लाह इनके पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें हैं, जदीद तरीन असला है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, पैसा इनके पास बहुत है। ये कहां से आ रहा है सारा का सारा? तो इसमें फिर एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो वॉर को फैलाने में है। एक बात याद रखिए, और मैं तो ये बराह रास्त उन लोगों में से हूं जो इल्जाम लगाता हूं कि अमेरिका दुनिया में जंगे फैलाता है, ठीक है ना, ये उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को पैदा किया जाए ताकि जो असले की इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले। इसी वजह से अब आप देखिए कि ये सवाल तो होगा ना कि इनको जो पीछे से सपोर्ट मिल रही है लॉजिस्टिक्स, ये वो कौन लोग दे रहे हैं, उनका क्या मकसद है, और पाकिस्तान उनको क्यों नहीं रोक पा रहा। एक बात। फिर ये जो हमने कहा था कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हमें तालिबान हुकूमत ने कहा था, लेकिन उसका भी कोई नतीजा तो अभी तक हम नहीं देख पा रहे उस तरह से जो ठोस बुनियादों पे आए। तो कुछ मसले ऐसे हैं जिनका ताल्लुक डोमेस्टिक से है, कुछ ऐसे मामला है जिनका ताल्लुक आपकी रीजनल ममालिक के साथ है, और कुछ का ताल्लुक आपके इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन के साथ है। लेकिन एक चीज जिसको हमें समझने की जरूरत है कि ये जो हम मजहब की बुनियाद के ऊपर डिवीजन पैदा कर रहे हैं ना सोसाइटी के अंदर, इसका इलाज जहां इंतजामी मामलात हैं वहां आपको इल्मी और फिक्री बुनियादों पर अपना नैरेटिव बनाना पड़ेगा, और बगैर किसी झोल के। ये नहीं होगा कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं, इनके साथ बात हो सकती है इनके साथ बात नहीं हो सकती। जो भी फरीक रियासत की रिट को चैलेंज करेगा ना सर, वो कितना भी अच्छा हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हम एक्शन लेते वक्त कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और उसकी नतीजे में फिर जो है ना वो लोग फायदा उठाते हैं जो हमारे यहाँ। और फिर एक देखिए कि हमारे यहाँ बड़ी रिलीजियस पार्टी में, हमारे मीडिया के अंदर भी ये डिस्कोर्स मौजूद है, नरम गोशा है इन लोगों के बारे में कि जी अच्छा जी ये तो देखें बड़े अच्छे लोग हैं, इनके साथ तो बातचीत हो सकती है, बातचीत करें, इनके साथ मुकालमा करें, उसका भी वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो एक काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। और एक तरफ देखे ना, आप अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को दूर नहीं कर रहे, आपके यहाँ पॉवर्टी जो है डे बाय डे बढ़ रही है, नौजवानों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो उसका भी जो पॉवर्टी है जब वो बढ़ेगी तो उसका भी तो एक रिफ्लेक्शन जो है आपके एक्सट्रीमिज्म के एटीट्यूड के अंदर नजर आएगा ना जी, जो सोसाइटी में बहुत बड़ा बढ़ रहा है, उसको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा हमें सही तरीके से, जिसको हमें करना चाहिए था। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल आबद साहब आपसे करूंगा। आपने पिछले सवाल में ये कहा कि जब पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाई मोइनुद्दीन यूसुफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि रीजनल जो कनेक्टिविटी की भी बात की, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी बात की। हाल ही में कुछ खबरें पता चली हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएँ। यहाँ बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रही थी, करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से चलो डेवलपमेंट्स हुई, या कहा जाता है कि DGI से, साबिक DGI से फैज़ दोवल और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी जो हैं उनकी दोवल साहब की मुलाकातें भी होती रहीं। आप क्या समझते हैं, ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत को पहले तो कहा जाता था कि फ़ौज हॉक होती है, मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डायलॉग नहीं करने देती। अभी ये चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि पॉलिटिशियन जो हैं वो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो वक्त है इसमें क्या सियासतदानों को बैठ के
तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए, इंडिया से ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं। हम आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है इस वक्त। फॉर एग्जांपल इंडिया तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है, हाउ डू यू सी दिस, और पर्टिकुलरली ये जो इमरान खान साहब ने मोदी साहब को ना आने के लिए रोका। देखिए कमर साहब, बुनियादी तौर पे तो हमारे यहाँ तीन बड़े पॉलिटिशियन जो बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, तीनों की ये कोशिशें रही हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो। और आपको याद होगा कि 2018 में जब इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हलफ उठाया था तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि इंडिया एक कदम आगे चले, हम 2 कदम आगे चलेंगे। और बल्कि उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम आपके साथ मिलकर कॉपरेशन करना चाहते हैं। असल में जो इख्तलाफ पैदा हुआ ना इमरान खान का, जिस बात का आपने हवाला दिया है, वो 370 और 35A वाला जो मामला था ना जी, 35, और वो उसकी वजह से इमरान खान साहब ये समझते थे कि हमें हिंदुस्तान के साथ उस वक्त तक इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए जब तक वो इन दोनों रेजोल्यूशन को वापस नहीं ले लेते या अमेंडमेंट को वापस नहीं ले लेते। वहां से एक जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और इमरान खान अपनी जिद पे कायम रहे। और उसकी एक बड़ी वजह भी है, आपने देखा जिस वक्त ये 370 और 35A वाला मामला हुआ तो आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर का सौदा कर लिया इमरान खान ने, PMLN ने इल्जाम लगाया कि हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है इमरान खान ने। तो इमरान खान को यह पता था कि इसका पॉलिटिकल ब्लेम जो है ना वो उनके ऊपर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहां पर स्टांस ले लिया। अब इसका रेजोल्यूशन तो वही है जो अभी आपने बताया कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर बैठे और हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान के मामलात में एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करे जो कि हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता हो, और उसमें डायलॉग का रास्ता निकाला जाए, उसमें बातचीत का रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब ये इतना सादा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तानी लीडरशिप तय भी कर ले तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान की लीडरशिप कितनी स्पेस देना चाहती है आपको बातचीत के लिए। हिंदुस्तान तो इस वक्त देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के बड़े चहीते थे मोदी, नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी, उनके दौर में भी कोई हमारा डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने देखा कि ये जो पुराना इल्जाम था कि जी एस्टैब्लिशमेंट रुकावट है, आपने देखा जनरल बाजवा ने तो बैठ के करतारपुर वाले में इतना शानदार इनिशिएटिव लिया, उसको भी शक की निगाह से देखा गया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अपना नेशनल नैरेटिव रीबिल्ड करना पड़ेगा और हिंदुस्तान को भी एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर उसने इस रीजन के अंदर एक बड़ा चौधरी बनना है तो वो ये नहीं हो सकता कि वो बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब कर दे, पाकिस्तान के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी, नेपाल के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी, और वो रीजनल का चौधरी भी बन जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है। और फिर अब ये चाइना का जो, रशिया के जो मामलात आ रहे हैं, उसके बाद खुद भारत को भी ये सोचना पड़ेगा। तो ये मैं कहता हूं, ये आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो नेशनल इश्यूज है ना, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, कश्मीर का मामला, सिक्योरिटी के इश्यूज, इस पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है। अभी भी आप देखिए इमरान खान ये कह देंगे सारी दहशतगर्दी हुकूमत की वजह से हो रही है, हुकूमत कहती है सारी दहशतगर्दी इमरान खान की फैलाई हुई है। यानी हम नेशनल इश्यूज के ऊपर भी एक दूसरे के अंदर ब्लेम गेम में फंस जाते हैं और उस पर इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि एक सीरियस टॉक जो है वो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान होनी चाहिए, और एक नुकता तो यह तय होना चाहिए कि कोई इसके ऊपर सियासत नहीं करेगा। मैं आपको मिसाल बता देता हूं, हिंदुस्तान में जब इनकी मनमोहन सिंह की हुकूमत थी ना जी, तो मनमोहन सिंह ने उस वक्त की अपोजिशन को बुलाया और उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भी रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि देखिए हम हर तरह की सियासत करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, इकोनॉमिक्स पे कोई सियासत नहीं होगी। और इकोनॉमिक्स के ऊपर हमारा और हुकूमत का और अपोजिशन का नुक्ता नजर एक होना चाहिए अगले 10-15 वर्षों के लिए। तो पाकिस्तान को इस वक्त 10 to 15 ईयर्स की एक नेशनल पॉलिसी चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर मोहित यूसुफ की जो पॉलिसी है ना, ये डॉक्टर मोहित की पॉलिसी नहीं है, ये स्टेट पॉलिसी है। इसके ऊपर बेस करके अगर आप 10-15 साल का कोई रोड मैप बना लें और रीजनल कॉपरेशन, रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटीज, कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना, अपने नेबरहुड्स के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करना, और ये जो हमारा इल्जाम है कि जी अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब करने में हिंदुस्तान शामिल है और हिंदुस्तान का इल्जाम, इनसे हम बाहर निकले और एक इकोनॉमिक चार्टर जो है ना वो अगर निकल कर सामने आ सके और उस पर फिर हम 10 एक साल तक सही तरीके से अमल दरामद कर सके, तो फिर ये जो चारों इश्यूज मैंने आपको बताए ना, हमारी इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इश्यूज और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के मामला दूर हो सकेंगे। लेकिन अगर हमारा रवैया कमर साहब अपनी अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाना रह गया पाकिस्तान में और सियासी इंजीनियरिंग का खेल ही हमने खेलना है, कभी किसी के हक में और कभी किसी की मुखालफत में, ये मसले का हल नहीं है। ये हमारी सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो ये हमारे स्टेट क्राफ्ट को डिसाइड करना है बुनियादी तौर पे कि वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। अगर उसने पुराने रवायती तरीकों के साथ ही आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। और अगर हमने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ फैसले कर लिए और अपनी अपनी पोजीशनों से जरा पीछे हटके एक नेशनल पोजीशन इख्तियार कर ले, और वो नेशनल पोजीशन जो है
वो रीजनल इंटरेस्ट के साथ और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के साथ मैच कर जाए तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि जो स्टेट क्राफ्ट है उसको देखना है, ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को देखना है कि उन्होंने किस तरह इस मुल्क को लेके चलना है, और एक स्टेप पीछे हट के आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ पे नहीं रहना कि मेरा पॉलिटिकल मैंडेट कम हो जाएगा, मैं पॉलिटिकल वोट आउट हो जाऊंगा। आज अगर इकोनॉमिकली सख्त फैसले करने पड़ते हैं तो मुल्क के लिए करें, अगर के लिए सख्त फैसले करने पड़ते हैं तो अवाम के लिए करें। और एक छोटी सी बात चीमा साहब मैं और कह दूं, जी, ये हमारी दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कुछ नहीं कर सकती। ये मैं आपको बताऊं, इनका डेफिसिट बहुत हो गया है। इसलिए तमाम स्टेक होल्डर को इसमें एंगेज होना पड़ेगा, चाहे वो आपकी जुडिशियल अपनी लीडरशिप है और चाहे आपकी वो सिक्योरिटी या आपकी स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। अगर ये सब फरीक बैठ के कोई वे आउट निकालेंगे तो बात चलेगी। अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि इमरान खान और शहबाज शरीफ या जरदारी साहब, इनका तो डेफिसिट इतना है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है और सियासी इख्तलाफ को उन्होंने सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। तो मुझे वहां से कोई होप नहीं है। मुझे होप यह है कि जो नेशनल क्राफ्ट है वो सब इकट्ठे होकर बैठे और उनके सामने एक नेशनल सिनेरियो हो और उसी की बुनियाद के ऊपर कुछ फैसले हो, और जो फैसले हो फिर सब उसको ओन करें। ये ना हो कि बाहर निकल के बिलावल साहब कहें हम तो टीटीपी को खत्म करना चाहते थे और वहां जाके कहते हैं जी उनके साथ निगोशिएट करना है। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कुछ कुछ चीज़ों पे ऐसी कंसेंसस होना चाहिए कि उनमें अंदर और बाहर एक किस्म की बात हो, और ये डबल स्पीक जो है वो बंद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद थैंक साहब। यू वेरी मच सर, कमर सिमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत मेहरबानी, बड़ा मजा आया, बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू वेरी मच, थैंक यू।